नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये जयंती का पर्व और आगामी दस्तक देता हुआ एक ऐसा पर्व जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, यानी कि गणतंत्र दिवस। इसके सैंडविच में आज हिंदी साहित्य अकेडमी आप लोगों के लिए कुछ ठहाके लेकर के आया है, कुछ राजनीतिक व्यंग लेकर के आया है, कुछ देशभक्ति की कविताएं लेकर के आया है। हिंदी साहित्य अकेडमी वो आज आप लोगों के सामने अपने उन कवियों को लेकर के आई है जो राष्ट्रीय धारा से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय इकाई के साथ हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक परिचय उन तमाम रचनाकारों का आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज के इस समारोह में राष्ट्र की वंदना करने के लिए और आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। जी हां, मैं पहले परिचय कराना चाहता हूं। हमारे बाईं ओर डॉक्टर प्रतीक गुप्ता ओरिजिनल वाले विराजमान हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से सवाल करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता के विषय में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारी हिंदी साहित्य अकेडमी की जो राष्ट्रीय संस्था है उसके कोषाध्यक्ष भी हैं। इस नाते अतिरिक्त तालियां इनके खाते में जानी चाहिए। हम जोरदार तालियों से इस्तेमाल करते हैं। प्रिय वेदवर्धन ठाकुर हमारे बीच हैं, जो कि मेरठ इकाई, जो कि हिंदी साहित्य अकेडमी की जो मेरठ इकाई है उसके अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो उप महामंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां। एक ऐसा चेहरा, जब हम लोग बात करते हैं श्रृंगार की, उनकी कविताओं की या उनके मन की, तो वो तीनों की तीनों चीजें जहां पर केंद्रित हो जाती हैं, उस श्रृंगार का, उस चाशनी का नाम होता है प्रिय उमंग गोयल। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो महामंत्री पद पर सुशोभित हैं, ऐसे प्रिय उमंग हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां उठें और उनका अभिनंदन करें, उनका इस्तकबाल करें। उनके ठीक बराबर में अगर आप इस पूरे मंच पे सबसे सुदर्शन कोई चेहरा देखेंगे, वो बहुत सुंदर भी हैं, वो बहुत सुशील भी हैं और ऐसे ही उनकी कविताएं हैं। आज हम लोगों को बड़े मन के साथ उनको सुनना है। प्रिय विमल ग्रोवर हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उप महामंत्री पद पर वो सुशोभित हैं और बैंक में एक बड़े पद पर वो कार्यरत हैं। ऐसे में वो हिंदी साहित्य अकेडमी से जुड़े हैं और अनवरत अपनी सेवाएं देते हैं। उसके लिए पूरी संस्था उनका आभार व्यक्त करती है। उनके ठीक बराबर में प्रिय नीतीश राजपूत। आज इस मंच के माध्यम से नीतीश अपनी कविताएं जब आप तक पहुंचाएंगे तो ये आप लोग स्वयं आकलन कीजिएगा कि हिंदी साहित्य अकेडमी के पास कैसे कैसे हीरे हैं, कैसे कैसे कवि हैं जो अपनी बातें आप लोगों तक किस तरीके से किस किस मंच के द्वारा पहुंचाने वाले हैं। आने वाला समय अगर हम लोग ये कहें कि शाश्वत कविता का है तो वो तब कहा जा सकता है जब हमारे पास नीतीश राजपूत जैसे कवि करें। राष्ट्रीय जो हमारी समिति है उसमें वो उप महामंत्री के पद पर सुशोभित हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि प्रिय नीतीश हमारे बीच हैं। और अब आप लोग मेरे लिए भी एक बार तालियां बजा सकते हैं। मैं सौरभ जैन सुमन इस समय आप लोगों के बीच में हूं और निश्चित तौर पर इस काव्य रथ का अभी जो वर्तमान सारथी हूं वो मैं हूं, लेकिन इस रथ को आगे खींचने की जिम्मेवारी मैं उस कंधे को देना चाहता हूं, उस सारथी को देना चाहता हूं जो ठहाकों का बेताज बादशाह है। अगर हम उनके विषय में कहें, अनेक टीवी कार्यक्रमों में हम लोगों ने उनको काव्य पाठ करते हुए देखा है। अगर वो आज किसी भी मंच पर होते हैं तो वो मंच ठहाकों में स्वयं परिवर्तित हो जाता है और वो ठहाके कोई इस तरीके के नहीं कि चुरा करके किसी की बात वो आप लोगों तक पहुंचा दें। सब कुछ ओरिजिनल है। जी हां, मैं उस कवि को अब आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम का संचालन ओरिजिनली करें, जिनके नाम के साथ ओरिजिनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता को मैं इस्तकबाल करता हूं कि वो आए और संचालन की आगे की कार्रवाई संभालें। बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी साहित्य अकादमी श्री सौरभ जैन सुमन जी। वैसे आपके सामने कविता पढ़ना या संचालन करना कुछ ऐसा ही मान लीजिए कि जैसा सूरज के सामने खड़े होकर दिए का प्रकाश दिखाना, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे और आपके लोगों से दिल कर उतरने का हमारा आज का प्रयास है। आज हम, जैसा कि बड़े भाई साहब ने कहा, आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती भी मनाएंगे, तो साथ ही साथ हम आने वाले कुछ ही दिनों में जो हमारे भारत का गौरव है, राष्ट्रीय संविधान है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, उसे भी हम सहर्ष मनाएंगे। जैसा उन्होंने बताया कि एक सैंडविच है,
इस सैंडविच को आप और मिलकर और सजाएंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और बिना कवियों के कोई अमृत महोत्सव पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने शब्दों से पुष्प वर्षा करना जानते हैं, हम अपने शब्दों से हम गद्दारों पे वार करना जानते हैं, हम अपने शब्दों से शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और हम अपने शब्दों से आपके दिल में उतर सकते हैं। आप जहां बैठे हैं वहां बैठकर हमें दिल से स्नेह दीजिए, हमें प्यार दीजिए, अपने घर बैठकर ही ताली बजाइए और ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए। मैं इस कार्यक्रम को क्या होती है कविता बड़े भाई साहब कि हास्य से सबको हंसा दे वो कविता होती है, हास्य से सबको हंसा दे वो कविता होती है, व्यंग से सबको जगा दे वो कविता होती है, और ओज से तूफान ला दे, ओज से तूफान ला दे, प्रेम दे श्रृंगार से शब्दों से महफिल सजा दे वो कविता होती है, वो कविता होती है, वो कविता होती है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हम जब किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, हम किसी भी पूजा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति जी को मनाते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपनी कविताओं का प्रारंभ करते हैं, कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी इष्ट देवी हम माँ शारदे को मनाते हैं। हम माँ शारदे को यहाँ बुलाना चाहते हैं। उस माँ शारदे को बुलाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस माँ शारदे के पुत्र श्री नीतीश जी से वो यहाँ पर आएँ और माँ शारदे को मनाएं, माँ शारदे को बुलाएं। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि कविताओं को हमारी अब साकार कीजिए, कि कविताओं को हमारी अब साकार कीजिए, ज्ञान दीजिए माँ, हमको प्यार कीजिए, आशीष लेने आए हैं शरण में आपकी, आशीष लेने आए हैं शरण में आपकी, वंदना हमारी माँ स्वीकार कीजिए, वंदना हमारी माँ स्वीकार कीजिए। श्री नीतीश राठौर जी, आपकी बात मिल जाए तो मजा आता। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। और जैसा बड़े भैया प्रतीक गुप्ता जी ने बताया कि किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी की आराधना की जाती है, उसी प्रकार काव्य से जुड़े किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम माँ शारदे की वंदना करते हैं। और इस वंदना के लिए मुझे आमंत्रित किया गया जी। स्वागत भैया, स्वागत भैया, स्वागत। और थोड़ी देर के लिए बस शांत मन से माँ शारदे के साथ हम लोग जुड़ेंगे और फिर इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। जी स्वागत भैया, स्वागत है भैया, स्वागत भैया। कि शारदे माँ गीत दे दो, उसमें फिर संगीत दे दो, कंठ सुर नए जो मैं सजा लूं, कंठ एक नवनीत दे दो, वाह 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 वाह, वेश सारे हर लो मैया, प्रेम की हर प्रीत दे दो, सबके मन को मुग्ध कर दूं, ऐसी मुझको जीत दे। वाह 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 वाह। ज्ञान दो माँ ध्यान दे दो, शब्दों का भंडार दे दो, कंठों में सबके विराजो, मन में निश्चल प्यार दे दो, नौका की पतवार दे दो, वाणी पर अधिकार दे दो, कृष्ण बनकर ज्ञान का माँ हमको गीता सार। भाई वाह 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 भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, हमको गीता सार दे दो, मन डरे ना छल करे ना, अधरों की ललकार दे दो, सच जो देखें सच परोसे, शाही में वो धार दे दो, वाह वाह वाह। ध्यान भटके ना मेरी माँ, हमको थोड़ा प्यार दे दो, तेरी सेवा का हिरनिश चीने का आधार दे। क्या बात है, वाह। और गीत की समापन पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि लब पे मेरे बात रख दो, दिल में 100 जज्बात रख दो, गीतों को जिनसे मैं बांधूं, सुर सभी वो साथ रख दो, भावना से भर दो मुझको, वेदना से तर दो मुझको, साधना में लीन
सर पे मेरे हाथ रख वाह 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 वाह। सर पे मेरे हाथ वाह, रख दो, वाह। सर पे मेरे हाथ रख दो। जय माता। भाई वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुंदर नीतीश जी। सर पर मेरे हाथ रख दो, बस यही कामना लेकर हम कवि लोग चलते हैं अपनी कविता लेकर कि माँ शारदे हमारे सर पर अपना हाथ रख दे, हमारी लेखनी में वो धार दे दे, जिससे हम वो बात लिख सकें जो बात हम लिखना चाहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं नीतीश जी, बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं आपको। आपने बहुत अच्छी शुरुआत दी है इस कवि सम्मेलन को। हम निश्चिंत हैं कि अवश्य ही ये कवि सम्मेलन आज ऊंचाइयों को छुएगा। मैं इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहता हूं बड़े भैया सौरभ जी का आदेश लेते हुए। भाई साहब, मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो कवि बड़ा सुंदर है, स्मार्ट है, हैंडसम है। मैं बताऊं भाई साहब, वो प्रेम की बातें करता था, वो प्रेम करता था, वो प्रेम लिखता था, वो प्रेम में ही जीता था। फिर उसकी शादी हो गई, अब वो देश की बातें लिखता है, वो देश की बातें ही करता है। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों हो गया? उसने कहा कि प्रेम करने की उम्र होती है, मैंने उस उम्र में प्रेम किया, विवाह के बाद जो हाल आप लोगों का है अब वो हाल मेरा भी है। मैं इस हाल को समझता हूं, लेकिन वो एक कवि जिसने बहुत कम समय में अपनी लेखनी की धार से पूरे भारतवर्ष में यह एहसास कराया कि ओजस्वी वाणी क्या हो सकती है। वो और कहीं नहीं, वो हिंदी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय उप महामंत्री और मेरठ महानगर की शाखा के अध्यक्ष श्री वेदवर्धन जी होते हैं। मैं वेदवर्धन जी को इन 4 पंक्तियों बुलाना चाहता हूं। आप खुद जानेंगे क्या धार है उनकी लेखनी में, क्या ओजस्वी वाणी उनको मां शारदा ने दी है। मैं पंक्ति कहना चाहता हूं कि वो अपनी कलम से देश को जान लिखता है, वो अपनी कलम से देश को जान लिखता है, अपने खून के कतरे से वतन की शान लिखता है। वो नौजवान है पर लिखता है, वो नौजवान है पर लिखता है अंगार की बातें। वो प्यार करने की उम्र में हिंदुस्तान लिखता है। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप श्री वेदवर्धन जी का। आइए वे। माँ वीणा वादनी को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जी स्वागत स्वागत। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर एवं हमारा गणतंत्र दिवस जिसे कि हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं जी, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हैं। कविताओं के माध्यम से आप सभी के सामने हैं। नेताजी के बारे में बस मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा जी कि उगती किरण की रोशनी में, उगती किरण की रोशनी में ज्यों चमकती ओस हो। आहा वाह, उगते किरण की रोशनी में ज्यों चमकती ओस हो। जान तुम हो, हृदय में तुम हो, तुम अमर ही बोस हो। वाह 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 वाह, तुम अमर ही बोस हो। आपके उनके पुण्य स्मृतियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और अब आइए आपको अपने रंग से मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं साहब, गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है क्या यह गणतंत्र दिवस, क्या यह अमृत महोत्सव हमें यूं ही मिल गया? नहीं साहब, कई जवानियां खोई हैं, कई बहनों ने अपनी मांग का सिंदूर दान किया है, कई माताओं ने अपनी कोख को सूना किया है। उन सभी के बलिदान से जाकर मां भारती के वो बेटे इस मिट्टी में गड़े हैं, तब जाकर हमें ये गणतंत्र मिला है। वाह 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 वाह। प्रथम पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत है, स्वागत और मेरी स्वागत है। पंक्तियां यदि आपके हृदय तक पहुंचे तब मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं स्वागत है। कि नहीं मिला गणतंत्र हमें यूं बाजारों में बिका हुआ। नहीं मिला नहीं मिला गणतंत्र हमें यूं बाजारों में बिका हुआ।
और ना ही मिला हमें ये खैरातों में टिका हुआ। कोई मन में भ्रम न पाले किसी ने हमको दान दिया, ना ही हमको अमृत देकर किसी ने खुद विषपान किया। गणतंत्र मिला जब भरी जवानी फांसी का फंदा झूली, गणतंत्र मिला जब भरी जवानी फांसी का फंदा झूली। सुनी माँ की कोख हो गई और सुहागन विद्या भूली। हंसते हंसते उन बेटों ने प्राण धरा में बोए हैं, जिनकी फांसी के फंदे पर स्वयं विधाता रोए हैं। अरे क्रुद्ध हुए हम रुद्र के जैसे, तब लोकतंत्र का पुष्प खिला और प्राणों की आहुति देकर हमको ये गणतंत्र वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्राणों की आहुति देकर हमको ये गणतंत्र मिला। अच्छा, एक प्रश्न आता है साहब, क्यों हमें ये गणतंत्र मिला? गुलामी में शायद कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज ना आते तो शायद ये ना होता, वो ना होता, ऐसा ना होता, वैसा ना होता। मेरा प्रश्न है, चाहे सब कुछ होता, लेकिन यदि ये गणतंत्र ना होता तो ये छाती ठोक कर जो हम लहर तिरंगा देखते हैं साहब, ये ना होता। वाह, इस तिरंगे की परिभाषा को पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया। मैं बहुत छोटी सी कलम हूं साहब, मैं इस मिट्टी के कण से उठने हुआ। यदि साहित्य एक अपने आप में पूरा थार का रेगिस्तान है, तो उस रेगिस्तान में मैं एक बहुत छोटा सा कण हूं। तब वहां से एक परिभाषा लिखना चाहता हूं। सुनिएगा कि क्या है हमारा तिरंगा, क्यों हमारे लोग इस तिरंगे के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्यों हम लोग इस तिरंगे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं साहब। तब पढ़ना चाहता हूं कि जिसके पहले रंगों को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे। तिरंगा झंडा याद रखिएगा साहब, केसर या सफेद हरा, बीच में एक चक्र है। चक्र के अपने उन 24 तीलियों के अपने अलग अलग अर्थ हैं, बस वहीं से याद रखिएगा। मैं परिभाषा पढ़ता हूं। स्वागत है भैया। स्वागत है भैया। कि जिसके पहले रंग को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे, जिसके पहले रंग को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे, जिसकी रक्षा करने हेतु सीमा पर सब लोग जगे, जिसके दूजे रंग में खुद ही श्वेत हिमालय बसता हो, सागर जिसके चरण पखारे मुकुट बर्फ से सजता हो, जिसके तीजे रंग में बसती धरती की चूनरधानी, जिसके तीजे रंग में बसती धरती की चूनरधानी, जिसकी खातिर धरा में मिल गए युद्धवीर वो सेनानी, जिसकी खातिर धरा में मिल गए युद्धवीर वो सेनानी, जिसके नीले चक्र में पूरे धर्म चक्र सब बसते हो, शांति त्याग और क्षमाशील सब प्राण रूप में बसते हो। अरे जग के पालनहार ने मानो खुद से इसे सजाया है, और ध्वज में अपने मानो जैसे पूरा संसार। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ध्वज में अपने मानो जैसे पूरा संसार समाया है। पंक्ति रखना चाहता हूं साहब, हम लोग भारत माता के लिए क्या, हम ये मिट्टी हमारे लिए क्या है, इस मिट्टी के लिए हर इंसान अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है, हमेशा के लिए। तब कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। ये माटी माँ के जैसी है, हम इसकी खातिर लड़ते हैं। गर्द शत्रु तूफानों सा हम चट्टानों से अड़ते हैं। अर्जुन के वंशज हैं हम सब, तीर कभी ना चूका है। भारत माँ की सेवा है तू बच्चा बच्चा भूखा है। लिए प्रतिज्ञा भीष्म जैसी, अडिग नहीं हो सकते हम। संघर्षों में बीता जीवन, धैर्य नहीं खो सकते हम। राष्ट्र की रक्षा करने हेतु लाल निछावर कर डाले जख्म, लाल राष्ट्र की सेवा करने हेतु लाल निछावर कर डाले। जख्म बनेकर धरती पर तो खून से अपने भर डाले, और मिट्टी के जर्रे जर्रे पर मिटती अमर जवानी है, और बहता हम सबके अंदर वो खून वो हिंदुस्तान। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहता हम सबके अंदर जो खून वो हिंदुस्तानी है, बहता हम सबके अंदर जो खून वो हिंदुस्तानी है। कुछ लोग आज हमें प्रश्न करते हैं कि साहब हमें बाहर निकालने के लिए कहा जाता है, हमें हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। तब मैं उन लोगों से प्रश्न करता हूं साहब जी, आप भारत माता को गाली देंगे, वंदे मातरम का विरोध करेंगे, भारतीय सेना को गाली देंगे, बलात्कारी कहेंगे, और आप उम्मीद रखते हैं कि आप इस देश में रहें। आपको इस देश में स्वतंत्रता के आधार पर कुछ भी कहने की आजादी के नाम पर आप कुछ भी बक जाएं और कोई आपको कुछ कहे भी ना। तब चार पंक्तियां आप सबके सामने रखता हूं। स्वागत है।
कि भारत का मान करो, भारत का गान करो, तब तुम्हें दिल में बिठाया भी तो जाएगा। छाती ठोक वंदे मातरम तुम गाओ कभी, तब तुम्हें गले से लगाया भी तो जाएगा। कि गर्व बनोगे यदि माथे पे सजाएं तुम्हें, कि गर्व बनोगे यदि माथे पे सजाएं तुम्हें, बनोगे कलंक तो मिटाया भी तो जाएगा। और बनोगे अगर बाधा भारत की एकता में, ऐसी हर बाधा को हटाया भी तो जाएगा। वाह 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 वाह। और आप कहते हैं साहब हम मासूम हैं, आप मासूम हैं। और कैसे मासूम? कि हाथ में तिरंगा लेके कांटों का बबूल बोया, ऐसे हर हाथ को तो काटना पड़ेगा ही। ऐसे मासूम आप हाथ में तिरंगा झंडा लेंगे और भारत माता को गाली देंगे और आप कहेंगे कोई आपको कुछ कहे भी ना, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा साहब। वाह वाह वाह। पढ़ना चाहता हूं कि हाथ में तिरंगा लेके कांटों का बबूल बोया, ऐसे हर हाथ को तो काटना पड़ेगा ही। वैसे तो बने बेचारे ले रहे जेहादी नारे, ऐसी हर पौध को तो छाटना पड़ेगा ही। तो भारत का अन्न खाएं, राग पाक का जो गाएं, ऐसे हर खून को तो जांचना पड़ेगा ही। और क्रूरता ही कारक हो सांसों में न भारत हो, ऐसी हर सांस को तो घोंटना पड़ेगा ही। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऐसी हर सांस को तो घोंटना पड़ेगा ही। और एक निवेदन पढ़ना चाहता हूं मैं साहब, जो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, मैं निवेदन करता हूं साहब भारत सरकार से, भारतीय संविधान से, कि उनके खिलाफ कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वाह। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध नीति को जो पाल रहे, साम छोड़ दंड नीति उन पे बढ़ाइए विधान ऐसा देश संविधान में के मृत्यु का हृदय में उनके भय होना चाहिए। तो होना चाहिए कि ऐसा राष्ट्र को जो तोड़े कोई, ऐसी हर जबान पर लगाम को लगाइए और लगाइए निशाना देश द्रोहियों की छातियों पे, पहले घर भेदियों को जड़ से। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह। पहले घर भेदियों को जड़ से मिटाइए। एक पंक्ति मेरे मन की जो मैं हमेशा हर मंच से पढ़ता हूं, स्वागत मैं यहां भी पढ़ना चाहता हूं। जब हमारे आराध्य भगवान श्री राम को कहीं ना कहीं अपमानित किया जाता है, उनका प्रमाण पूछा जाता है, कहा जाता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे या नहीं थे। मैं पंक्ति समर्पित करता हूं भैया, स्वागत के राम चेतना है, राम प्राण है, वसुंधरा के रोम रोम में समाया राम का ही धाम है। कि राम चेतना है, राम प्राण है, वसुंधरा के रोम रोम में समाया राम का ही धाम है। और जीवन उदय हुआ था राम के ही नाम से, जीवन के अंत में भी राम का ही नाम है। और सूर्य में भी राम बसे, चंद्र में भी राम बसे, सृष्टि चक्र देखो राम सुबह और शाम है। आदि से अनंत तक सब में समाया है जो राम 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 राम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम। राम 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 है। और एक कुछ पंक्तियां मैं एक पढ़ना चाहता हूं जी। अक्सर कवि सम्मेलनों में आपने देखा होगा या कहीं भी आपने मीडिया में भी देखा होगा, कहीं भी होगा, खाकी को कहीं ना कहीं या तो व्यंग किया जाता है या कहीं अपमानित किया जाता है। हाँ बिल्कुल। मैं चार पंक्तियां मेरे देश के उन नौजवानों के लिए पढ़ना चाहता हूं जो लोग खाकी में देश के अंदर हमारी रक्षा कर रहे हैं, वाह वाह, हमारी सेवा कर रहे हैं। वाह। और यह भी एक इतिहास है, लोग इसे याद रखेंगे कि पिछले 3 वर्षों के लगातार 3 वर्षों से हम कोविड महामारी का सामना कर रहे हैं। इसमें यदि डॉक्टरों ने अपने प्राण दिए, लोगों ने अपने प्राण दिए, तो एक हिस्सा इस खाकी का भी है जिसने। वाह भाई वाह, अच्छी बात, वाह बहुत बढ़िया। कौन है ये खाकी वाले लोग? तब मैं आपके सामने 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं। यदि एक भी खाकी का कोई व्यक्ति मेरी इस बात को सुन रहा हो, उसके हृदय में मेरी पंक्तियां कहीं स्थान बना जाएं, तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वाह वाह वाह। अंतिम पंक्तियां जी, स्वागत। तब पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, सुने। कभी वो मेरा हमदम, कभी रक्षक, कभी दुश्मन का काल होता है। कभी वो मेरा हमदम, कभी रक्षक, कभी दुश्मन का काल होता है। फाड़ दे जो शत्रुओं की छाती को, वो रणचंडी का क्रोधित भाल होता है। और खाकी को गाली देने वालों 2 आंसू इन पर भी बहा लेना, क्योंकि होता है इस खाकी पर शहीद कोई, वो भी किसी माँ का लाल। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत। भाई वाह 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 भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत वाह। बहुत शानदार काव्य पाठ किया श्री वेदवर्धन जी ने, और शायद कोई ही शब्द ऐसा ना हो जो कहीं हिंदुस्तान की परिपाटी को नहीं बताता हो। उन्होंने सारी बातें उठाई, उन्होंने देश की बात कही, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की बात कही, उन्होंने शहीदों की बात कही, उन्होंने पुलिस वालों की बात करी, खाकी की बात कही, उन्होंने बताया कि ये देश किन पत्थरों से मिलकर बना है, किस तरह से इमारत बनाई जाती है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत आशीर्वाद देता हूं वेदवर्धन आपको, आपने लाजवाब काव्य पाठ किया, और जितने ओजस्वी वाणी से उन्होंने जिस अंगार निकलते हुए अपने शब्दों का प्रयोग किया, अब उस अंगार को थोड़े प्यार में लेकर आने का समय हो गया है। क्या बात है। एक ऐसा कवि, हम जब कुछ लिखते हैं 4 पंक्ति लिखते हैं, 8 पंक्ति लिखते हैं, 16 पंक्ति लिखते हैं और कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से डालते हैं, तो शायद उसे देखने वाले सुनने वाले भी 4, 8 या 16 लोग होते हैं। लेकिन एक वो कवि जो केवल एक पंक्ति डाल दे या एक शब्द डाल दे तो उस पर 16,000 लोग देखने वाले एकदम आ जाते हैं, वो और कोई नहीं होता है, वो हिंदी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय महामंत्री उमंग गोयल होते हैं। क्या बात है। न जाने क्या लेखनी में है, प्यार की बातें कर देते। मैं 4 पंक्ति से आवाज देना चाहता हूं कि वफाएं मोहब्बत का राज खोलती हैं, कि वफाएं 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 मोहब्बत का राज खोलती हैं, लैला शीरी मुमताज बस यही बोलती हैं कि मोहब्बत से बढ़कर इबादत नहीं कोई, कि मोहब्बत 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 से बढ़कर इबादत नहीं कोई, नफरत तो फिजाओं में जहर घोलती है, नफरत तो फिजाओं में जहर घोलती हैं। अपने प्यार से आपके दिलों पे दस्तक देने आ रहे हैं श्री उमंग गोयल। स्वागत। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, और सुभाष जयंती के शुभ अवसर पर आदरणीय नेताजी को नमन करता हूँ। और जैसे कि भैया ने बताया कि मैं मोहब्बत का कवि हूँ, प्यार लिखता हूँ, तो मैं आज ये भी खुलासा कर देना चाहता हूँ जी, मेरी पहली मोहब्बत कौन है? नहीं, कौन है? नहीं, पहली मोहब्बत कौन है इसका मतलब है आपकी मोहब्बत बहुत सारी है। बहुत सारी। मैं बातें प्रणाम करता हूँ। पहली बताना चाहता हूँ जी, पहली बताना चाहता हूँ, कहता हूँ कि मेरी पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पहली मोहब्बत है वतन मेरा, मेरी पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पहली मोहब्बत है वतन मेरा, जरासी आज भी आने नहीं देंगे, जरासी आज भी आने नहीं देंगे, मुझे है गर्व भारत है वतन मेरा, मुझे है गर्व भारत है वतन मेरा। और एक गजल पढ़ना चाहता हूँ, एक गजल का एक प्रार्थना पढ़ना चाहता हूँ, एक दुआ पढ़ना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस आने वाला है, 26 जनवरी की तैयारियां हैं, और वो प्रार्थना उनके नाम जिनके नाम से आज पूरा देश गूंज रहा है, जिनके नाम से आज हमारे देश की पहचान है, क्या बात है। वो नाम पढ़ना चाहता हूँ, स्वागत, वो दुआ स्वागत, पढ़ना स्वागत चाहता हूँ। कहता हूँ कि देश को रखना सलामत राम जी, देश को रखना सलामत राम जी, बस यही करना इनायत राम जी, देश को रखना सलामत राम जी, बस यही करना इनायत राम जी, आशिकी हो दिल लगी हो प्यार हो, आशिकी हो दिल लगी हो प्यार हो वतन से बस मोहब्बत राम जी, वतन से बस मोहब्बत राम जी, है दुआ एक 7 जन्मों तक हमें, है दुआ एक 7 जन्मों तक हमें, बस मिले रहने को भारत राम जी, बस मिले रहने को भारत राम जी। देखती हैं ख्वाब एक आंखें मेरी, देखती हैं ख्वाब एक आंखें मेरी, हर तरफ बस हो मोहब्बत राम जी, हर तरफ बस हो मोहब्बत राम जी। और एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ जो हमारे देश की मुख्य पहचान है, जी भैया, तिरंगा। क्या बात है। आदरणीय वेद ठाकुर जी ने भी उस पर शब्द कहे, मैं भी कुछ शब्द अपने अर्पित करना चाहता हूँ, स्वागत है। एक नज्म के माध्यम से अर्पित करना चाहता हूँ। और ये शब्द कहीं ना कहीं हमने पहले भी सुने हैं, कहीं से रिलेट भी होते हैं, पर तिरंगे के लिए जो मैं कह सका वो आपसे बयां करता हूँ। कहता हूँ कि आन बान शान है तिरंगा अपना, आन बान शान है तिरंगा अपना, देश की पहचान है तिरंगा अपना, आन बान शान है तिरंगा अपना, देश की पहचान है तिरंगा अपना, वीरों का अभिमान है तिरंगा अपना, शहीदों का सम्मान है तिरंगा, शहीदों का सम्मान है तिरंगा अपना, लाल किले पे इसे लहराने के लिए
मर गए लोग इसे बचाने के लिए। क्या भाई, वाह, मर गए लोग इसे बचाने के लिए। आज हम करते हैं उनको नमन, जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन। आज हम करते हैं अपना उनको नमन, जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन। केसरिया रंग शौर्य की पहचान है, केसरिया रंग शौर्य की पहचान है। सफेद शांति है और स्वाभिमान है, सफेद शांति है और स्वाभिमान है। हरा रंग हरियाली और प्यार है, हरा रंग हरियाली और प्यार है। अशोका चक्र एक अहम किरदार है। क्या बात है। अशोका चक्र एक अहम किरदार है। तीन रंग में समाया देश अपना, तीन रंग में समाया देश अपना। तीन रंग ने बचाया देश अपना, तीन रंग ने बचाया देश अपना। तीन रंग से है गुलशन अपना चमन, जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन। जान से है प्यारा हमें अपना वतन। हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सब, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सब, आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सब एक दूसरे के हैं भाई भाई सब, एक दूसरे के हैं भाई भाई सब। तोड़ना क्यों चाहती है सियासत हमें, तोड़ना क्यों चाहती है सियासत हमें। करने नहीं देती कि मोहब्बत हमें, पर हमें सबका हिसाब देना है, मोहब्बत से सबका जवाब देना है। बहुत शानदार, मोहब्बत से हमको सबका जवाब देना है। मित्रों, जैसा मैंने वादा किया था वो वादा पूरा किया उमंग गोयल जी ने, क्योंकि वो मोहब्बत के कवि हैं और वो मोहब्बत केवल महबूबा से नहीं होती। उन्होंने बताया कि पहली मोहब्बत, या यूं कहूं पहली और आखिरी मोहब्बत केवल अपने वतन से हो सकती है। मैं प्रणाम करता हूं। और आपने शानदार काव्य पाठ किया, लेकिन आपने एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया। वो शब्द वो हम लोगों की जान है, वो हम लोगों का हृदय है, जिसे हम लोग बड़े प्यार से तिरंगा बोलते हैं। मैं आज एक कवि को यहाँ पर आमंत्रण देना चाहता हूँ और उनसे मैं निवेदन भी करूँगा कि वो बताएं तिरंगा क्या है हम लोगों के लिए, वो तिरंगा क्या चीज़ होती है। बड़े भाई से मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो कवि जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही स्मार्ट, बहुत हैंडसम। अच्छा, मुझे दिक्कत इस बात की नहीं वो बहुत सुंदर स्मार्ट हैंडसम है, मुझे दिक्कत इस बात की है साहब, जिस समय पूरे भारतवर्ष में बैंक में होम लोन का रेट 10.5% था, वो तब भी इतने हैंडसम थे। जब वो बैंक लोन में होम लोन का रेट 8% हो गया, वो तब भी इतने हैंडसम थे। वो लोन का रेट गिरकर 6% हो गया, वो तब भी इतने हैंडसम है। मुझे लगता है आने वाले समय में आने वाला रेट 2% भी रह जाएगा, तब भी हैंडसम रहेंगे। अगर देश के बैंक से नीरव मोदी पैसा लेकर भाग जाते हैं तो भी उनकी सूरत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय माल्या उन्हें पूरा लूट कर ले जाते हैं, तब भी उनकी सूरत पर फर्क नहीं पड़ता। ना जाने ईश्वर ने उन्हें इतनी सूरत क्यों अच्छी दी है, क्योंकि जब वो मुझसे एक बात कहते हैं, मेरी सूरत इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि मैं बैंक में नोट नहीं देखता, मैं बैंक में भी अपना हिंदुस्तान देखता हूं। मैं 4 पंक्ति से श्री विमल ग्रोवर जी को बुलाना चाहता हूं, वो क्या बात यहां पर करें कि जिह्वा पर सदा प्रेम सद्भाव का मंत्र हो। वाह! कि जिह्वा पर सदा प्रेम सद्भाव का मंत्र हो, हस्त में सभी के ज्ञान विज्ञान का यंत्र हो, देश प्रति हो समर्पण प्रतीक सबके मन में। कि देश प्रति हो समर्पण प्रतीक सबके मन में, बस जन मन गण लिखे ऐसा गणतंत्र हो, बस जन मन गण लिखे ऐसा गणतंत्र हो। श्री विमल ग्रोवर जी, आइए विमल जी। धन्यवाद प्रतीक जी। सुभाष जयंती और गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में हम सभी एकत्रित हैं, इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के अपने काव्य पाठ की तरफ बढ़ता हूं। स्वागत है। चूंकि गणतंत्र दिवस बहुत पास में है और गणतंत्र दिवस इस बात का परिचायक है कि हमने संविधान को अंगीकार किया था, हमने व्यवस्था बनाई थी कि देश कैसे चलेगा, पर जब इस संविधान में जो व्यवस्था की गई है और जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, या तमाम संवैधानिक संस्थाओं में पहुंचे हुए लोग हों, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि देश में संविधान का पालन हो, और जब वही लोग कहीं इस संविधान की मूल भावना से अलग होने की कहीं बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं तिरंगा दुखी होता है। तो उसी दुखी होने की भावना के साथ मैं समझता हूं, जब तिरंगा के कहीं मन होता, तिरंगे का कहीं हृदय होता, तो वो क्या सोचता।
इस सब से जोड़कर मैंने एक कविता लिखी है। स्वागत है, 26 स्वागत, जनवरी और स्वागत, 15 अगस्त पर हम स्वागत, सभी स्वागत। ध्वजारोहण के दृश्य में भाग लेते हैं, ध्वजारोहण में भाग लेते हैं। उस ध्वजारोहण के दृश्य से खुद को जोड़िएगा कि कैसा ध्वजारोहण के दृश्य में क्या होता है, उस दृश्य से खुद को जोड़िएगा और आप सभी इस कविता का अधिक आनंद ले पाएंगे। इस कविता में तमाम जगह थोड़ा थोड़ा व्यंग आएगा, जहां जहां पर व्यंग आप तक पहुंचता रहे वहां वहां मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। मैं सीधे सीधे कविता आरंभ करता हूं। ध्वजारोहण का दृश्य है और कविता आरंभ करता हूं कि 26 जनवरी के दिन की सुबह, 26 जनवरी के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था, हवा भी मंद थी और महकमा ध्वज फहराने को तैयार था। वाह 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 26 जनवरी के दिन की सुबह मौसम बहुत खुशगवार था, हवा भी मंद थी और महकमा ध्वज फहराने को तैयार था। शहर के मुख्य चौक पर ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था की गई थी। शहर के मुख्य चौक पर ध्वजारोहण के लिए व्यवस्था की गई थी। इसके लिए स्थानीय व्यापार संघ से सहायता भी ली गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से उस दिन फिजाओं का मौसम थोड़ा नम था। क्योंकि बारिश की वजह से उस दिन फिजाओं का मौसम थोड़ा नम था। और व्यंग संभालिएगा, क्योंकि बारिश की वजह से उस दिन फिजाओं का मौसम थोड़ा नम था और घोटालों के लिए मशहूर उस महकमे के पास ध्वजारोहण के लिए बजट कम था। क्योंकि घोटालों के लिए मशहूर उस महकमे के पास ध्वजारोहण के लिए बजट कम था। शहर निवासी प्रदेश के एक बड़े नेता को ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था। इसके लिए मंच को भी उनकी पसंद के फूलों से सजाया गया था। इसका मुख्य कारण था कि प्रदेश में नेताजी की पार्टी की सरकार थी। इसका मुख्य कारण था कि प्रदेश में नेताजी की पार्टी की सरकार थी और महकमे के एक बड़े अफसर को तबादले के लिए इन्हीं की सिफारिश की दरकार थी। क्योंकि महकमे के बड़े अफसर को तबादले के लिए इन्हीं की सिफारिश की दरकार थी। सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में। सुखीलाल यूं तो बहुत सुखी थे चूंकि मंत्री थे सरकार में, पर हाल ही में पकड़े गए थे राशन कार्ड के कारोबार में। क्योंकि हाल ही में पकड़े गए थे राशन कार्ड के कारोबार में। और दृश्य ध्वजारोहण के दृश्य में आप सभी ने भाग लिया होगा। दृश्य से खुद को जोड़िएगा। झंडे से बंदी रस्सी रही थी लटक, झंडे से बंदी रस्सी रही थी लटक, पर तिरंगे को भी नेता की उपस्थिति रही थी खटक। नेता शब्द कहीं सुशोभित हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे कहीं सुशोभित हुआ, तब मैं कहीं कहता हूं कि झंडे से बंधी हुई रस्सी रही थी लटक, पर तिरंगे को भी नेता की रही उपस्थिति रही थी खटक। तिरंगा मन ही मन बिलख बिलख रो रहा था, तिरंगा मन ही मन बिलख बिलख रो रहा था। आज 70 सालों में 61वीं बार उसका अपमान हो रहा है। आज 70 सालों में 61वीं बार उसका अपमान हो रहा था। और यह अपमान क्यों था, मैं उस बात को कहीं कहना चाहता हूं। क्योंकि तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे, क्योंकि तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे। और जो नेता ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था, बिहार में जब कहीं शहाबुद्दीन जेल से बाहर आता है तो 600 गाड़ियों का काफिला उसे लेने पहुंचता है, तब मैं कहीं बात कहना चाहता हूं। क्योंकि तिरंगे पर शहीदों के लहू के जाने कितने कर्ज थे। और जो नेता ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था, उस पर 8 खून, 14 बलात्कार, 10 अपहरण, 17 छेड़छाड़ और दर्जनों मारपीट के मुकदमे दर्ज थे। और जो नेता ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया था, उस पर 8 खून, 14 बलात्कार, 10 अपहरण, 17 छेड़छाड़, दर्जनों मारपीट के मुकदमे दर्ज थे। हुआ ध्वजारोहण, शुरू हुआ राष्ट्रगान, सब खड़े हो गए अपने अपने स्थान और दिखाना शुरू किया तिरंगे के लिए अपना सम्मान। हुआ ध्वजारोहण, शुरू हुआ राष्ट्रगान, सब खड़े हो गए अपने अपने स्थान, दिखाना शुरू किया तिरंगे के लिए अपना सम्मान। जब सब खड़े होकर तिरंगे के लिए अपनी अपनी देशभक्ति दर्शा रहे थे, जब सब खड़े होकर अपनी अपनी देशभक्ति दर्शा रहे थे, उस समय प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे उनके पैरों के नीचे से निकलने को कसमसा रहे थे। क्योंकि प्लास्टिक के बिखरे हुए तिरंगे उनके पैरों के नीचे से निकलने को कसमसा रहे थे। लेकिन ये क्या, एक जूता कहीं से आया, नेताजी को लगा, टोपी गिरी, सर चकराया। नेताजी का पारा हो गया हाई, तभी किसी ने जोरदार आवाज लगाई, सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद। सुखीलाल मुर्दाबाद, सुखीलाल मुर्दाबाद के लगने लगे नारे। जो पक्ष में दिख रहे थे विरोधी हो गए सारे। कुछ आवाज इधर तो कुछ आवाज उधर से आई, पल भर में शुरू हो गई लड़ाई। कुछ आवाज इधर तो कुछ आवाज उधर से आई, पल भर में शुरू हो गई लड़ाई। दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। वहां पे बहुत सारे समर्थक विरोधी मौजूद होते हैं। दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। और 70 सालों के हिंदुस्तान की प्रगति को एक पंक्ति में आपके सामने समेटने की कोशिश करता होगा। आपको लगे कि 70 सालों के हिंदुस्तान की प्रगति कहीं एक पंक्ति में आपके सामने आ गई हो, तब कहीं आपका समर्थन और आशीर्वाद चाहूंगा। कहीं हमने पढ़ा
की संसद की दहलीज पर कहीं 3 बच्चों ने भूख से कहीं दम तोड़ दिया हो। और तब मैं कहीं कहना चाहता हूं, दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। और 70 सालों के हिंदुस्तान की प्रगति को एक पंक्ति में आपके सामने समेटने की कोशिश करता हूं। यदि आपको लगे कि 70 सालों के हिंदुस्तान की प्रगति एक पंक्ति में कहीं आपके सामने आ गई, तो मंच का समर्थन चाहते हुए आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों ओर का हर व्यक्ति अपनी अपनी जिद पर अड़ा था। और भूख से परेशान एक बच्चा मिष्ठान वितरण की प्रतीक्षा में खड़ा था। और भूख से परेशान एक बच्चा मिष्ठान वितरण की प्रतीक्षा में खड़ा था। इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा। एक और भारी पंक्ति आपको सौंपता हूं। इस लड़ाई और धक्का मुक्की में तिरंगा गिर गया भरभरा। उसमें से कुछ ने केसरिया ओढ़ लिया, कुछ ने ओढ़ लिया हरा। उसमें से कुछ ने केसरिया ओढ़ लिया, कुछ ने ओढ़ लिया हरा। कुछ के हाथ में त्रिशूल हो गए, कुछ के हाथ में नजर आई तलवार। और तिरंगे की अस्मिता दोनों के हथियारों से होती रही तार तार। वाह 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 वाह। और तिरंगे की अस्मिता दोनों के हथियारों से होती रही तार तार। वहां का हर कोना देशभक्ति के माहौल के सांप्रदायिकता में बदलने की गवाही दे रहा था। वहां का हर कोना देशभक्ति के माहौल के सांप्रदायिकता में बदलने की गवाही दे रहा था। पर फिर भी तिरंगे का बचा हुआ सफेद हिस्सा शांति की दुहाई दे रहा था। पर फिर भी तिरंगे का सफेद हिस्सा शांति की दुहाई दे रहा था। ध्वजारोहण के कार्यक्रम का जाने कैसा था अंत। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में जाने कैसा था अंत। और नेता मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मीडिया कवरेज के लिए ये था उसका पब्लिसिटी स्टंट। क्योंकि मीडिया कवरेज के लिए ये था उसका पब्लिसिटी स्टंट। तिरंगा दुखी था हैरान परेशान। तिरंगा दुखी था हैरान परेशान। एक तरफ हिंदू था तो दूसरी तरफ था मुसलमान। कसूर जाने रहीम का था या दोषी था राम। कसूर जाने रहीम का था या दोषी था राम। अरे धर्म के नाम पर ये कैसी कत्लेआम। अरे धर्म के नाम पर ये कैसी कत्लेआम। एक तरफ धर्म का बारूद तो दूसरी तरफ मजहब का राग था। एक तरफ धर्म का बारूद तो दूसरी तरफ मजहब का राग था। और झगड़े मरने वाला अपने घर का इकलौता चिराग था। और झगड़े मरने वाला अपने घर का इकलौता चिराग था। सोचते सोचते ये सब तिरंगा हो गए निराश। नेताओं के कांधे पर कब तक उठती रहेगी लोकतंत्र की लाश। इन नेताओं ने लोकतंत्र की आत्मा पर जख्म एक से बढ़कर एक दिए हैं। और इन नेताओं ने लोकतंत्र की आत्मा पर जख्म एक से बढ़कर एक दिए हैं। और लगता है लोकतंत्र ने भी इनके आगे अब घुटने टेक दिए हैं। बहुत शानदार काव्य पाठ किया विमल जी आपने, या यूं कहूं कि अपने शब्दों से आपने सच्चाई बयां कर दी। शायद भारतवर्ष में हमने ये किस्से तमाम जगह देखे हैं। जब आपने वो पंक्ति पढ़ी कि जब प्लास्टिक के तिरंगे बाहर निकलने के लिए कसमसाते हैं, तो कहीं लगता है कि भारत की हम लोगों की अंतरात्मा रोती है। आपने सच्चाई बयां करी, क्योंकि कवि का कवि धर्म यही है, अपने शब्दों से सच्चाई बयां करना। मैं बहुत साधुवाद देता हूं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास ये भी होता है कि जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारत को जब एक शेर शासक के रूप में मिला, तो कभी हमें लगा कि अब शायद रैलियों में ऐसा नहीं हो पाता है। शायद तिरंगा बड़े गर्व से लहराता है। कहीं तिरंगे को भी गर्व होता है कि मैं भारत की सरजमी पे लहराता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सारी मित्रों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को अवगत होगा कि इंडिया गेट पर अब सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है। कहीं हमारे शौर्य को बताना है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं देश के महानायक को। लेकिन हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि साहब सुभाष चंद्र बोस हमें ही बनना है, हमें ही बनाना होगा। मैं 4 पंक्ति देकर मैं उस देश के कवि को बुलाना चाहता हूं जो प्यार प्यार में ही देश की बड़ी बातें कह देता है। नीतीश राजपूत वो कवि होता है जिसके शब्दों में, जिसकी वाणी में खुद मां शारदे ने चीनी की मिठास घोली है। इतना मीठा कवि है मित्रों, अगर आपने उसको ज्यादा सुन लिया तो आपको शुगर भी हो सकती है। मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं 4 पंक्तियों से, उनके जो मन में हो वो यहाँ काव्य पाठ करे। लेकिन मैं मन की पंक्ति से बुलाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता की बुनियाद बनाना आसान नहीं होता, कि स्वतंत्रता की बुनियाद बनाना आसान नहीं होता। देश को आबाद रखना रखाना
आसान नहीं होता, कि देश को आबाद रखना रखाना आसान नहीं होता, और सुभाष हूँ मैं कह देना आसान है बहुत, कि सुभाष हूँ मैं ये कह देना आसान है बहुत, पर सुभाष बनकर दिखाना आसान नहीं होता। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप श्री नीतीश राजपूत। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सुंदर, ताली से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया। आदरणीय बड़े भैया प्रतीक गुप्ता जी, आपने भूमिका में जो मेरी इतनी बातें कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष जयंती के इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सुभाष जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं उनकी जयंती पर, और 26 जनवरी आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में भी यह कार्यक्रम है जी। तो दोनों के लिए मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं को बधाई देता हूं। और वहाँ चूँकि नेताजी की हो रही है, प्रेम का कवि हूँ, लेकिन मैं आज देश के युवाओं को क्या ज़रूरत है जी, मैं कहीं 4 पंक्तियाँ वहाँ से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। मैं चूँकि मूल रूप से प्रेम का कवि हूँ जी, लेकिन बात सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रेम का कवि नहीं हूँ। वाह। तो मैं कहीं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ नेताजी सुभाष जी के लिए कि नेताजी सुभाष कहें हमसे पुकारिए ही कि उन जैसे सिंहों की कहानी याद कीजिए। आज देश को क्या याद करने की जरूरत है कि नेताजी सुभाष कहें हमसे पुकारिए ही उन जैसे सिंहों की कहानी याद कीजिए। रक्त मार देवबाल सबकी भुजाओं में जो पुरखों की कोई वो निशानी याद कीजिए। कि रक्त मार देवबाल सबकी भुजाओं में जो पुरखों की कोई वो निशानी याद कीजिए। और याद करना ही है तो दुर्गावती पन्ना धाय। आज क्या याद करने की जरूरत है देश के युवाओं को? स्वागत। कि याद करना ही है तो दुर्गावती पन्ना धाय, पद्मावती झांसी वाली रानी याद कीजिए। और शेखर भगत अशफाक व हमीद जैसे पैदा हुए वीरों की जवानी याद कीजिए। जवानी याद कीजिए। तो आज देश को इन लोगों को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे असली नायक ये लोग ही हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लोग भारत में ही क्यों जन्मे। जन्म लेने को दुनिया में कई और भी देश हैं, लेकिन आप इतिहास उठा करके देखेंगे कि तो सबसे ज़्यादा वीर महावीर महापुरुष जितने भी हुए साधु संत, वो सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान की धरती पर हुए हैं। और वो क्यों हुए हैं, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत। कि माटी में न जाने कैसा जादू मेरे देश की है, हिंद में ही आके सभी वीर जन्म लेते हैं। कोई कहे चाहे हमें कहता रहे गरीब, पर यहाँ दिल के अमीर जन्म लेते हैं। और चक्रधारी कृष्ण यहाँ जन्म ले चुके हैं, और राम जैसे धीर गंभीर जन्म लेते हैं। और ले रहे हैं जन्म यूं तो दुनिया में लोग, पर हिंद में तो तुलसी कबीर तो शायद इसीलिए हम लोगों को गर्व है कि हमने भी हिंदुस्तान में जन्म लिया है। और 4 पंक्तियां कहीं और करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं अपने मूल रूप में एक गीत सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत। चूंकि प्रेम का कवि हूँ, प्रेम का गीत पढ़ूंगा, लेकिन 4 पंक्तियां उनसे पहले पढ़ता हूँ। स्वागत। प्रेम चोपड़ा का गीत पढ़ दो। प्रेम नाथ का भी पढ़ सकते हैं। नहीं, प्रेम पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो माहौल है, आज की जो कार्यक्रम की हमारी उपलब्धता है, उसके बारे में कहीं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि प्रेम गीत ही लिखेंगे यू अगर देश के, तो बोलो फिर हिंद की कहानी कौन गाएगा। ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को क्यों सुनाना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं। आज संसद में अगर अच्छे लोग नहीं जा पा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों के ऊपर ही है, क्योंकि हमने अच्छे लोगों को चुनना बंद कर दिया। आज मंचों पर अगर अच्छे कभी नहीं सुने जा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी भी यही है कि हमने अच्छे लोगों को सुनना बंद कर दिया। क्या बात है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वाह, स्वागत स्वागत।
कि प्रेम गीत ही लिखेंगे युवा अगर देश के, तो बोलो फिर हिंद की कहानी कौन गाएगा। देश की जवानियों की वीरता वो शौर्य का था, नई पीढ़ियों को बोलो कौन बतलाएगा। तो प्रश्न एक यक्ष यह है सबके समक्ष है कि सीमा पे सुरक्षा हेतु कौन फिर जाएगा। और स्वप्न देखने लगेंगे युवा हनी सिंह के, तो सिंह सा भगत सिंह कौन बन पाएगा। और एक गीत पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूं। स्वागत है भैया, सुने कमाल कर दिया। कि कोमल कुंवारी कन्या काम लिख दूं। वाह, किसी से हम प्रेम करते हैं तो उसके विषय में लिखते हैं, क्या बात है। तो 4 पंक्तियां कहीं सुनिएगा। कि कोमल कुंवारी कन्या काम लिख दूं, पावन पवित्र चारों धाम लिख दूं। कोमल कुंवारी कन्या काम लिख दूं, पावन पवित्र चारों धाम लिख दूं। तुझको बनारस की शाम लिख दूं, तुझको बनारस की शाम लिख दूं। किस्से वे कहानियां तमाम लिख दूं, हंस के जो कह दे है प्यार मुझसे, हंस के जो कह दे है प्यार मुझसे। जीवन ये सारा तेरे नाम लिख दूं, तेरे नाम लिख दूं। क्यों लिख दूं? कि लगती हो किसी इंद्रजाल की तरह। क्या बात है। के लगती हो किसी इंद्रजाल की तरह, लगती हो किसी इंद्रजाल की तरह। घर में छिपाए हुए माल की तरह, लगती हो किसी इंद्रजाल की तरह। घर में छिपाए हुए माल की तरह, हिरन सिमत वाली चाल की तरह। सर्दियों में सुर्ख हुए गाल की तरह, आरती सजाए हुए थाल की तरह। आने वाले किसी नए साल की तरह। तो सोचता हूँ तुझे राम राम लिख दूं, सोचता हूँ तुझे राम राम लिख दूं। जीवन ये सारा तेरे नाम लिख दूं, हंस के जो कह दे है प्यार मुझसे। जीवन ये सारा तेरे नाम लिख दूं। और कुछ नया प्रयोग किया है भैया मैंने, श्रृंगार में कहीं देशभक्ति को घोलने का प्रयास किया है। क्या बात है जी, क्या बात है। कि लगती हो ज्ञानियों के ज्ञान की तरह। कैसी लगती हैं? कि लगती हो ज्ञानियों के ज्ञान की तरह, ऋषि मुनियों के किसी ध्यान की तरह। ज्ञानियों लगती हो ज्ञानियों के ज्ञान की तरह, ऋषि मुनियों के किसी ध्यान की तरह। ज्ञान पीठ वाले सम्मान की तरह, ज्ञान पीठ वाले सम्मान की तरह। नीले नीले फैले आसमान की तरह, राष्ट्रगीत वंदना के गान की तरह, राष्ट्रगीत वंदना के गान की तरह। सैनिकों के शौर्य बलिदान की तरह। तो तुझसे है प्यार सरेआम लिख दूं, तुझसे है प्यार सरेआम लिख दूं। जीवन ये सारा तेरे नाम लिख दूं, हंस के जो कह दे है प्यार मुझसे। जीवन ये सारा तेरे नाम लिख दूं। जिंदाबाद। प्रिय नीतीश ने बहुत शानदार नीतीश जिस तरीके से प्रतीकों का प्रयोग करके अपनी बात आप तक पहुंचाई है, निसंदेह वो एक श्रेष्ठ कवि हैं और उनके आगामी भविष्य के लिए हिंदी साहित्य अकेडमी पूरी तरीके से उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। वो बड़े कवि हों, हम लोग ये सब ईश्वर से मांग करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और आइए दोस्तों, अब मैं उस व्यक्ति का आवाहन करना चाहता हूं, उसको आमंत्रण देना चाहता हूं, उसको बुलाना चाहता हूं जो अभी तक इस काव्य रथ का ठीक उसी दक्षता और निपुणता के साथ संचालन कर रहे थे जिस दक्षता और निपुणता के साथ कहीं कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ का संचालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। क्या बात। जो ठहाकों का एक
बड़ा बड़ा प्रारूप है। अगर हम लोग ये कहें कि वास्तविकता ये है कि वो पूर्णतः मौलिक हैं, वो उनके नाम के आगे अगर ओरिजिनल लगता है तो ये ओरिजिनल भी ओरिजिनलिटी लिए हुए है। ऐसा हमारे बीच जो जादूगर है शब्दों का, उसका नाम होता है डॉक्टर प्रतीक गुप्ता। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजें और हिंदी साहित्य अकेडमी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी को मैं आमंत्रण देना चाहता हूं। तालियों के साथ इस्तकबाल करें डॉक्टर प्रतीक गुप्ता। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका आशीर्वाद लेता हूं बड़े भाई साहब। बहुत शानदार काव्य पाठ किया है सभी लोगों ने। नीतीश, आपने तो वाकई में मुझे लगता है कुछ लोगों को शुगर करा ही दी हो। आप जितने मीठे बाण चलाते हो, तो मुझे लगता है जब कुरुक्षेत्र की बात हुई, अगर आप पांडवों की तरफ से होते तो शायद जितने कुरुवंशी थे वो खुद खड़े हो जाते कि 2-4 बाण तो हमारे मार दो। आप इतने मीठे हो, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। और भाई साहब, आज दो हम मुख्य जयंती मना रहे हैं। हम एक जयंती मना रहे हैं सुभाष जी की, और हम कहीं एक बात करते हैं भारत देश की, लेकिन कुछ अलग सी बात करना चाहता हूँ मैं जी। अब आपने बात की मैं हास्य कवि हूँ, मैं व्यंग की कवि हूँ, मैं व्यंग की बात करता हूँ। मैं 4 पंक्ति रखना चाहता हूँ कि हंसाता हूँ कि गम सबके देखकर रह नहीं सकता, हंसाता हूँ कि गम सबके देखकर रह नहीं सकता, कसता हूँ व्यंग क्योंकि बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियाँ मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं। अब हर बात लफ्ज़ों में तो मैं भी कह नहीं सकता, अब हर बात लफ्ज़ों में तो मैं भी कह नहीं सकता, क्योंकि जितनी लफ्ज़ों में बात कह सकते हैं वो मैं कहने का प्रयास करता हूँ। भाई साहब, क्या कहना पड़ता है, इलेक्शन की बात आ रही है, मैं 4 पंक्ति में रखना चाहता हूँ साहब। इलेक्शन अभी बिल्कुल ताजे ताजे आ रहे हैं साहब, यूपी में भी आएंगे और पंजाब में भी आएंगे। 4 पंक्तियां साहब, मोहब्बत के नाम इलेक्शन के लिए। स्वागत भैया। कि साहब की एक्शन 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 बिना ही प्रेम का रिएक्शन बन गई। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो मास्टर लोग हैं, हमें एक्शन भी ऐसा देना पड़ता है कि एक्शन बिना ही प्रेम का रिएक्शन बन गई, जबरदस्ती मेरे दिल का सिलेक्शन बन गई, बिना वैक्सीन के चाहती हो मिलना गले मुझे, बिना वैक्सीन के। मैं तो चाहता हूँ जितने लोग मुझसे गले मिलना चाहते हैं वो कृपया करके दोनों डोज लगवा के आए। तो मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ कि बिना वैक्सीन के चाहती हो मिलना गले मुझे, तुम इश्क में तुम यूपी की इलेक्शन बन गई, तुम इश्क में इस यूपी की इलेक्शन बन गई। और 4 पंक्ति में पंजाब के चुनाव में रखना चाहता हूँ, आप लोग का आशीर्वाद मिले कि रवि समझा पर तुम तो महताब बन गई। वाह वाह। रवि समझा पर तुम तो महताब बन गई, खुली आंखों का एक अधूरा ख्वाब बन गई, खुली आंखों का एक अधूरा ख्वाब बन गई। कभी कैप्टन कभी सिद्धू कभी चन्नी, कभी कैप्टन कभी सिद्धू कभी चन्नी, तुम तो मेरी मोहब्बत में पंजाब बन गई, तुम तो मेरी मोहब्बत में पंजाब बन गई। क्या करें साहब, हम 26 जनवरी बनाते हैं। 26 जनवरी, हमने पूछा भाई 26 जनवरी क्या है, बोले रिपब्लिक डे। मैंने होता क्या है, बोले गणतंत्र दिवस। मैंने गणतंत्र क्या होता है, बोले जब गण का तंत्र बने। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब ये है कि गण कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। बोले कुछ भी करो क्योंकि सबको आज़ादी मिली है। राइट, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू डू एक्शन, कुछ भी करो, सबकी आज़ादी मिल गई है। तो आज़ादी मिली। वेद भाई, मैं कल बताऊं कल क्या हुआ। एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी, बिना हेलमेट लगाए जा रही थी और गाना गाते हुए जा रही थी, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। तभी एक सुंदर स्मार्ट विमल ग्रोवर जी जैसा एक ट्रैफिक हवलदार साथ में खड़ा था, बिल्कुल आशिक मिजाज। उसने देखा लड़की स्कूटी पे जा रही है, बिना हेलमेट के जा रही है और गाना गा रही है, तू खींच मेरी फोटो। जो विमल ग्रोवर जी ने ट्रैफिक हवलदार के रूप में किया, वो 4 पंक्ति से आपके माध्यम से भेज रहा हूं। मैं 4 पंक्ति देखना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा। विमल ग्रोवर गुलशन ग्रोवर से कम थोड़ी है। वो तो कह रही थी खींच, बिना कहे खींच रहे। मैं इस देश के सभी ग्रोवरों को प्रणाम करता हूँ और मैं पंक्ति रहना चाहता हूँ। विमल भैया जैसे स्मार्ट आदमी बहुत झूठ बोलते हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ साहब। ये दिक्कत यही है, एक स्मार्ट को दूसरे स्मार्ट से दिक्कत होती है, क्योंकि हम स्मार्ट ही हैं। मैं कोई दिक्कत नहीं चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्योंकि दिक्कत उसे हो जिसके साथ मैं हुआ हूँ। पंक्ति रहना चाहता हूँ कि साहब इन्होंने कहा तो क्या कहा। पंक्ति चाहता हूँ कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है,
अगर ट्रैफिक हवलदार विमल ग्रोवर जी हों तो बिल्कुल आप एक प्रतिरूप अपने मन में बनाइए और पंक्तियों को कभी भी कुछ भी हो सकता है, देश में सरकार बदल रही है रोज रोज। पंक्ति कह रहा हूँ, पंक्ति देखें आप कि मोहब्बत का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक सुंदर युवती स्कूटी पे जा रही है बिना हेलमेट लगाए, गाना गा रही है, तू खींच मेरी फोटो। तब क्या एक्शन का रिएक्शन हुआ? पंक्ति रख रहा हूं कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है, कि मोहब्बत का एक फरमान तेरे घर भेज दिया है, और लिखकर दिल का भी अरमान तेरे घर भेज दिया है, कि लिखकर दिल का भी अरमान तेरे घर भेज दिया है। और बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फोटो, बड़ी शिद्दत से तू बोली थी मेरी खींच दो फोटो, तो फोटो खींच के चालान तेरे घर भेज दिया है, तो फोटो खींच के चालान तेरे घर भेज दिया है, तेरे घर भेज दिया है। क्योंकि साहब कहीं ना कहीं बात कहनी पड़ती, सबको आज़ादी मिली हुई है, तो आज़ादी क्या हो गई साहब? पंक्ति देना चाहता हूँ कि हम कविगण क्या करते हैं साहब कि नमक 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 सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं। हम कविगण हैं साहब, हम कुछ नया काम नहीं करते, हम केवल आपकी बात आपको ही पहुंचाते हैं। तब पंक्ति कहता हूं कि नमक 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 सच्चाई का पानी में जैसे घोल देते हैं, जुबां पर सबके ताले हैं जिन्हें हम खोल देते हैं। फर्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो, फर्क बस इतना है तुम में और हम में मेरे यारो, कि तुम जो दिल में रखते हो उसे हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं। भैया अगर आपका आदेश हो तो मैं एक नई कविता मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। हम कहां चले थे और कहां पहुंच गए, मैंने उसको एक अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया। गणतंत्र क्या है, क्योंकि तिरंगे की बात हुई, गणतंत्र की बात हुई, अगर एक हास्य व्यंग्य कवि अपनी इस बात को अलग तरीके से कहेगा तो कैसे? स्वागत। हम लोगों ने बचपन से एक कविता पढ़ी थी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। मैंने उसको पूरे 100 करने का प्रयास किया है, आप लोग का आशीर्वाद में मैं पंक्ति रखना चाहता हूँ। मैं पंक्ति यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, देश में मेरे उल्टा पुल्टा होता है तो होने दो, कि देश में मेरे उल्टा पुल्टा होता है तो होने दो। जिम्मेदार कौन है साहब? जिम्मेदार आप और हम हैं। तब पंक्ति कहता हूं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, देश में मेरे उल्टा पुल्टा होता है तो होने दो। नहीं है मतलब हमको प्यारे इस दुनिया के लफड़ों से, नहीं है मतलब हमको प्यारे इस दुनिया के लफड़ों से, तान के चादर हमको गहरी निदियां में तुम सोने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ये लफड़े क्या हैं मैं रखना चाहता हूँ करके, और शायद मैं पूरे भारतवासियों के मन की बात कहने का प्रयास करता हूँ। क्या दिक्कतें हैं देखें आप साहब, कि स्कूलों की फीस बढ़ रही, बढ़ती है तो बढ़ने दो। जो स्कूल संचालक है मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि स्कूलों की फीस बढ़ रही, बढ़ती है तो बढ़ने दो। डोनेशन की मांग कर रहे, करते हैं तो करने दो। स्कूलों की फीस बढ़ रही, बढ़ती है तो बढ़ने दो। डोनेशन की मांग कर रहे, करते हैं तो करने दो। पढ़ने और पढ़ाने की ना बची किसी को चिंता है, शिक्षा नीचे रोज गिर रही, गिरती है तो गिरने दो, कि शिक्षा नीचे रोज गिर रही, गिरती है तो गिरने दो। गधे के माफिक बस बच्चों को स्कूल का बस्ता ढोने दो, पर तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। और समस्या क्या है? बिल्कुल इस समय तो चल रहा है साहब पूरे देश में। तब पंक्ति कहता हूँ कि बदमाशों को टिकट मिले, सरकार उन्हीं की बनने दो। कि बदमाशों को टिकट मिले। मैं उमंग गोयल जी का सम्मान करता हूँ, पंक्ति कहता हूँ बदमाशों को टिकट मिले, सरकार उन्हीं के बनने दो। कि बदमाशों को टिकट मिले, सरकार उन्हीं की बनने दो। नेता और मंत्री की मर्जी चलती है तो चलने दो। नेता और मंत्री की मर्जी चलती है तो चलने दो।
अक्लमंद खुद जिने चुने फिर बाद में गाली देते हैं। कौन है आप और हम ही तो है साहब। अक्लमंद खुद जिने चुने फिर बाद में गाली देते हैं। झूठे वादों से खुश होकर हाथ हमें तुम मलने दो, ये झूठे वादों से खुश होकर हाथ तुम्हें बस मलने दो। मिलके खाते देश को सारे बस जनता को रोने दो। पर तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। और क्या हुआ साहब, हम कहाँ चले थे वेद भाई और कहाँ से कहाँ आ गए। आज देश को आप जैसे कवियों की जरूरत है, क्योंकि आप साहित्य की बात करते हो, संस्कृति की बात करते हो। तब पंक्ति कहना चाहता हूं कि संस्कृति सड़ गई बक्से में, सड़ती है तो सड़ने दो। क्या हो गया साहब, टीवी पर आज आप अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी चैनल देख नहीं सकते हो। तब मुझे पंक्ति कहनी पड़ती है कि संस्कृति सड़ गई है बक्से में, सड़ती है तो सड़ने दो। फैशन पर है दुनिया मरती, मरती है तो मरने दो। फैशन पर है दुनिया मरती, मरती है तो मरने दो। आग लगाकर संस्कारों में खुद को मॉडर्न कहती है। आग लगाकर संस्कारों में खुद को मॉडर्न कहती है। नंगेपन में कपड़े छोटे करती है तो करने दो, कि नंगेपन में कपड़े छोटे करती है तो करने दो। घर घर में इस फूहड़ता का बीज सभी में बोने दो। पर तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। अक्कर बक्कर बंदे दो 80 90 पूरे 100। और मैं कोई मन की पंक्ति कहना चाहता हूँ बड़े भैया, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, ताली वाले मिलते रहे। मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ कि गलत फहमियां संबंधों में पलती है तो पलने दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज के तिथि में अगर संबंध टिके हुए नहीं हैं तब कहीं ना कहीं हमें लगता है गलतफहमियां बन गई हैं। मैं देखता हूं साहब, रजनीकांत जी की पुत्री ऐश्वर्या जी और साउथ के सुपरस्टार जब कहते हैं हम 17 साल बाद हमारे 2 बच्चे हैं लेकिन हम तलाक देना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या संस्कृति रह गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो संबंध नहीं बचे जो संबंध हमारे पूर्वज लेकर चले थे। तब मैं पंक्ति कहना चाहता हूं कि गलतफहमियां संबंधों में पलती है तो पलने दो। हिमखंडों के माफिक रिश्ते गलते हैं तो गलने दो। अरे वाह, कि गलतफहमियां संबंधों में पलती है तो पलने दो। हिमखंडों के माफिक रिश्ते गलते हैं तो गलने दो। बेटी को हम प्यार करें पर बहू हमें ना भाती है। बेटी को हम प्यार करें पर बहू हमें ना भाती है। दहेज के खातिर जल जाए घर, जलती है तो जलने दो। दहेज के खातिर जल जाए घर, जलती है तो जलने दो। निपट जाएगा केस पुलिस से। इस पंक्ति पर आशीर्वाद चाहता हूं मैं कि इस पंक्ति पर कि निपट जाएगा केस पुलिस से। रिश्वत दे दो पौने दो, पर तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। अक्कड़ बम्बे बो 80 90। और अंतिम बंद देकर मैं आशावादी का अपना स्थान लूंगा। तब पंक्ति कहना चाहता हूं कि वंश चलाने को हम बेटा चाहते हैं तो चाहने दो। हम लोग पढ़े लिखे हो गए साहब, 72 वर्ष हो गए हमारे देश की आज़ादी को, लेकिन आज भी सबको घरों में बेटा ही चाहिए। वंश चलाने को हम बेटा चाहते हैं तो चाहने दो। कि वंश चलाने को आज भी हमें उस कुरीति को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है कि साहब हम पहले भी बस केवल घर में बेटा चाहते थे, आज भी हम घर में बेटा ही चाहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि घर में बेटी नहीं होगी तो उस बेटे का पालन पोषण भी नहीं हो सकता है। तब पंक्ति कहता हूँ साहब कि वंश चलाने को हम बेटा चाहते हैं तो चाहने दो। गूंजेगी घर में किलकारी, खुशियाँ हमें मनाने दो। गूंजेगी घर में किलकारी, खुशियाँ हमें मनाने दो। भ्रूण में हत्या कर देंगे हम, पता चले जो बेटी है। क्या बात कि भ्रूण में हत्या कर देंगे हम। मैं चाहता हूं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन टेस्ट लैब पर जो आज ही बता देते कि भ्रूण में बेटा है या बेटी है। तब पंक्ति कहता हूं कि भ्रूण में हत्या कर देंगे हम, पता चले जो बेटी है। पर बेटी हमको भी चाहिए झूठी कस्में खाने दो। पर बेटी हमको भी चाहिए झूठी कस्में खाने दो। पाप ये पल में धुल जाएगा, पाप ये पल में धुल जाएगा। गंगा जी में धोने दो, पर तान के चादर हमको गहरी निंदिया में तुम सोने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। मेरे देश में उल्टा पुल्टा होता है तो होने दो, होता है तो होने दो। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्यार जितना आशीर्वाद आपने इस कविता पर दिया, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में लेके जाऊं। लेकिन जिस व्यक्ति विशेष की वजह से
आज हिंदी साहित्य अकादमी केवल देश में ही नहीं, अभी तो मैं कहूँ पूरे विश्व में परचम लहरा रही है। जिन्होंने एक बीड़ा उठाया, कविता को आगे लेके जाना है, कवि सम्मेलन को आगे लेकर जाना है, और इसके आगे एक वो काम जो बड़े बड़े कवि नहीं कर पाए वो कर रहे हैं कि कवियों को भी आकर लेकर जाना है। क्या बात। वो देश का एक बड़ा नाम होता है, जो नाम होता है श्री सौरभ जैन भाई सुमन सच जी। बात है भैया। मैं बताऊं साहब, एक वो कवि जिस कवि ने अपनी कविताओं से, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी की कविता हो, चाहे कोई तिरंगे की बात हो, चाहे वो वंदे मातरम की बात हो, जब संचालन की बात हो तो मैंने देखा है साहब, लाखों लोग की भीड़ में से केवल एक ही नाम, एक ही स्वर से उठता है, वो नाम होता है सौरभ जैन सुमन जी का। मैं उस देश के बड़े स्वर को, उस देश के आदरणीय लाडले कवि को इन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों की तालियां आगमन बनेंगी उस देश के बड़े कवि के लिए कि हंसने का अगर मन हो। हाँ। एक वो कवि, शायद अगर मैं तुलना कर पाऊँ तो जब हमने महाभारत देखी तो हमने देखा एक अर्जुन एक ऐसा कवि था, एक ऐसा क्षत्रिय था, एक ऐसा लड़ाकू था जिसके पास हर तरह के अस्त्र और शस्त्र थे। वो वर्षा भी करा सकता था, वो आग भी लगा सकता था, वो प्रेम की बात से सबके दिलों पर छा भी सकता था। एक वो कवि, मैं उस कवियों के लिए पंक्तियों का चयन किया है कि हंसने का अगर मन हो हंसा दूं क्या, अगर मन हो तो गीतों से नचा दूं क्या। हंसने का अगर मन हो हंसा दूं क्या, अगर मन हो तो गीतों से नचा दूं क्या, और कहो तो देश की माटी वतन की शान की खातिर तिरंगे से इस महफिल को सजा दूं क्या। जोरदार ताली स्वागत करिए आप आदरणीय श्री सौरभ जैन सुमन जी। प्रिय प्रतीक जी, बहुत ही शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया और जिन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हिंदी साहित्य अकेडमी की तरफ से जो हम लोग ये एक कविता का एक हवन लेकर के बैठे हैं, एक ऐसा अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं जिसमें हम लोग नमन करने के लिए अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, या नमन करने के लिए अपने गणतंत्र को, मैं कहूँ कि मैंने अभी शुरुआत में कही थी इस बात के लिए कि ये एक सैंडविच है जिसमें हम लोग नेताजी की जयंती से लेकर के गणतंत्र दिवस तक की भावनाओं को एक साथ आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी मैंने प्रतीक भाई बिल्कुल नई कुछ पंक्तियां लिखी, मैं वो देना चाहता हूँ। एक गर्व का विषय, प्रिय विमल, एक बड़े गर्व का विषय इस समय हमारे हिंदुस्तान को देखने को मिला, वो ये कि जो इंडिया गेट पर जो ज्वाला प्रज्वलित थी वो जाकर के समाहित हो जाएगी उस स्थान पर, जिस स्थान पर वो जानी चाहिए थी, जहां पर वो रहनी चाहिए थी, उस अग्नि में जाकर के विलय हो जाएगी जो केवल और केवल सेना को समर्पित है, जो पराक्रम को समर्पित है, उस अग्नि में जाकर के वो विलय हो जाएगी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सोच को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने उस इंडिया गेट को खाली नहीं छोड़ा और उसमें एक ऐसा प्रतीक वहां पर स्थापित कर दिया जो निश्चित तौर पर आने वाली नस्लों को यह बताएगा कि हिंदुस्तान किनके कारण आजाद हुआ, असली नायक उसके कारण। मैं उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 4 पंक्तियां अपनी देता हूं। मेरी कविता पिछले दिनों नेताजी सुभाष पर बहुत वायरल हुई, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने वो कविता ना सुनी हो। तो आज मैं नहीं समझता कि उस कविता को यहां पर बोलने का कोई सरोकार है। केवल 4 पंक्तियां मैं बोलता हूं, वो सुनना कि आजादी से आज तलक था जिस बात का वेट, कि आजादी से आज तलक था जिस बात का वेट, सदियों बाद कैलेंडर में आई स्वर्णिम डेट। सदियों बाद आज कैलेंडर में, सदियों बाद कैलेंडर में आई स्वर्णिम डेट। नेताजी की जन्म जयंती पर्व पराक्रम आज, कि नेताजी की जन्म जयंती पर्व पराक्रम आज मना रहे हैं भारतवासी शोभित इंडिया गेट। मना रहे हैं भारतवासी शोभित इंडिया गेट, मना रहे हैं भारतवासी शोभित इंडिया गेट। मैं मानता हूं कि मेरी ये 4 पंक्तियां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप लोगों तक पहुंची होंगी और वही हर्ष, वही उल्लास
इस समय पूरे भारतवर्ष में होगा, जो मेरे मन के अंदर है। हम लोग मिलकर के अपने नेताजी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरी एक कविता है जिसने मुझे बड़ी पहचान दी, वो है वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि आज जब हम लोग एक अवसर जी रहे हैं, जबकि संयुक्त एक बड़ा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम समर्पित है उन तमाम भावनाओं को जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। तो मेरी कविता जो वंदे मातरम है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो मैं आप लोगों के नाम करता हूं, सुनिएगा। कि मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, 100 वर्ष पूरे हुए वंदे मातरम गीत के लेखन को। तो जो उस समय की गवर्नमेंट थी, हमारे प्रधानमंत्री जी सरदार जी, उन्होंने एक निर्णय लिया कि पूरा हिंदुस्तान मिलकर के एक साथ वंदे मातरम गीत का गान करेगा, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हुए। एक तो ये बड़ी बात थी कि उन्होंने निर्णय लिया, फिर विरोध खड़े हो गए, और अंततः वो सरकार झुक गई और उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गाए और जो न गाना चाहे ना गाए। सौरभ सुमन इस बात का प्रबल विरोधी है। यदि हिंदुस्तान की गद्दी ने, सिंहासन ने कोई निर्णय लिया था तो उसका पालन किया जाना हिंदुस्तान के शौर्य की बात थी, हिंदुस्तान की अस्मिता की बात थी। अगर घुटने झुका दिए आपने, तो मेरी राय ये है, बस मैं पंक्ति देता हूं, सुनना। जितने मंच के साथी हैं उनको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए। देखिए जरा ये नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण। वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, मजहबी द्वेष का ना ओछे उन्माद का। वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है। माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है। मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम। क्या था वंदे मातरम? उसका विरोध किया, जिसका विरोध स्वीकार्य ही नहीं है। सौरभ सुमन पढ़ता है कि वंदे मातरम क्या है, कि मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम, मातु भारती की वंदना है वंदे मातरम। बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है। आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का। वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से। इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से। पंक्ति देता हूं, सुनना। नीतीश, बहुत शानदार काव्य पाठ आपने किया। निश्चित तौर पर यदि नीतीश जैसे आने वाले कवि हिंदी की आराधना, हिंदी की वंदना करने निकलेंगे, तो हमारे काव्य मंचों का जो भविष्य है वो सकुशल रहेगा, सुरक्षित हाथों में रहेगा। बहुत सुंदर कविता के धनी हो, तुम्हें पंक्ति सौंपता हूं, सुनना। स्वागत कि भारत की आन बान शान वंदे मातरम, भारत की आन बान शान वंदे मातरम, शहीदों के रक्त की जुबान वंदे मातरम। वंदे मातरम शौर्य गाथा है भगत की, मातु भारती पे मिटने वाली शपथ की। अल्फ्रेड बाग की वो खूनी होली देखिए, शेखर के तन पे चली जो गोली देखिए। चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती। वंदे मातरम है माँ भारती की आरती, वंदे मातरम है माँ भारती की आरती, वंदे मातरम है माँ भारती की आरती। उन्होंने कहा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और हमारी सरकार ने मान लिया कि वंदे मातरम मत गाओ। लाल किले की प्राचीर से जाकर के ये कहा गया कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गा ले, जो न गाना चाहे न गाए। साहब, अगर लाल किले की प्राचीर से, उस शौर्य की प्राचीर से कुछ कहा जाना था तो केवल इतना कहा जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। कहना होगा।
हम इस बात को तब बोल नहीं सकते थे क्योंकि हमें बोलना नहीं आता था, हमारी सत्ता तो गूंगी थी। आज कोई ये बताए, कोई कह करके दिखाए, ये हिम्मत करे कि हम राष्ट्र का अपमान करेंगे और इसका मान हमें स्वीकार नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उनको चाबुक के कोड़ों के निशानों से ये समझा देंगे कि हिंदुस्तान का इस्तकबाल कैसे किया जाता है, हिंदुस्तान का आदर कैसे किया जाता है, भारत माता का सम्मान कैसे किया जाता है। मैं पंक्ति देता हूं, कहीं अगर ठसके की तरह लगे तो मेरे युवा साथी मेरे साथ बैठे हैं, मुझे लगना चाहिए कि मैं देश की वंदना अपने शेरों के साथ मिलकर के कर रहा हूं। कि वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, बहुत छोटी सा एक दृष्टांत मुझे याद आता है, कहीं मैंने सुना कि एक बार लोहे में और सोने में आपस में तुलना हुई कि कौन ज्यादा आवाज करता है, कौन पिटता है। तो जो सोना था उसने लोहे की खिल्ली उड़ाई, बोले यार तुम तो बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत ज्यादा जब पिटते हो तो बड़े चीखते हो, बड़े चिल्लाते हो, ऐसा क्यों? तो उस लोहे ने सोने को उत्तर दिया कि मित्र सोने, जब तू कार्यशाला में पिटता है, किसी फैक्ट्री में पिटता है, तो तुझे पीटने वाली हथौड़ी लोहे की बनी होती है जिससे तेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं लोहा हूं। जब मुझे भी कोई लोहे की हथौड़ी पीटती है तो दर्द इसलिए होता है कि कोई अपना अपने परिवार करता है, मैं इसलिए चीखता हूं, इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जिसने ये बात कही लाल किले की प्राचीर से जाकर के कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गा ले, जो न गाना चाहे न गाए, वो कोई मुसलमान नहीं था। ये मुसलमानों के ऊपर केवल आरोप है कि वो वंदे मातरम नहीं कहते। साहब, एक हिंदू होकर के मैं एक बार दो बार वंदे मातरम कह लेता हूंगा, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जब 5 बार नमाज अता करता है तो वो शीश मां भारती के चरणों में रख करके वंदे मातरम कहता नहीं, वंदे मातरम जीता है। मैं बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनना कि वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, पैदा होने वाली ऐसी नस्लें अशुद्ध हैं, पैदा होने वाली ऐसी नस्लें अशुद्ध हैं। आबरू वतन की जो आंकते हैं खाकी, आबरू वतन की जो आंकते हैं खाकी, कैसे मान लें कि वो है पीढ़ी अशफाक की, कैसे मान लें कि वो है पीढ़ी अशफाक की। गीता ओ कुरान से ना उनको है वास्ता, सत्ता के शिखर का वो गढ़ते हैं रास्ता। हिंदू धर्म के ना अनुयायी इस्लाम के, हिंदू धर्म के ना अनुयायी इस्लाम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के, बन सके हितैषी वो रहीम के ना राम के। गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? क्या भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए था जिस समय वंदे मातरम गीत के गान का विरोध हुआ? वो सौरभ सुमन आप लोगों के सामने कहने की और पढ़ने की हिम्मत करता है। सुनना कि गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, सत्ता माँ की वंदना से बड़ी हो गई है क्या, सत्ता माँ की वंदना से बड़ी हो गई है क्या। देश तज मजहबों के जो वशीभूत हैं, अपराधी हैं वो लोग, ओछे हैं कपूत हैं, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी। वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है। वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो न वंदे मातरम जो ना गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो ना गाए वो गद्दार है। और इस कविता के आखिरी बंद की तरफ चलता हूँ, आखिरी पड़ाव की तरफ चलता हूँ। जो स्नेह, जो प्रेम, जो समर्थन आपने इस पूरी कविता को दिया, मेरा मन है कि आखिरी 2 बंद स्वीकार करके मुझे यहाँ से विदा कीजिएगा। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, मां भारती का नग्न चित्र उकेरा गया और उसके बाद उसके हाथों को काटा नहीं गया साहब, उसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की उपाधि से अलंकृत किया गया। तब कहीं अंतर्मन छलकता है, अंतर्मन उद्वेलित होता है
और शब्द लेता है, शक्ल लेता है इन शब्दों की। पंक्तियां देता हूं, सुनना कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, आप बस किन्नरों से पीटिएगा तालियां, आप बस किन्नरों से पीटिएगा तालियां, ऐसे दाग रोज कैसे साफ करते रहे, कब तक बदतमीजी माफ करते रहे, जो भी हो अंजाम, जो भी हो गद्दार, अब नाम मत देखिए, जो भी हो गद्दार अब नाम मत देखिए, अच्छा बुरा कोई परिणाम मत देखिए, काट डालिए वो उसे आम हो या नीम हो, काट डालिए वो उसे आम हो या नीम हो, सूली चढ़ा दीजिए वो राम हो रहीम हो, सूली चढ़ा दीजिए वो राम हो रहीम हो, सूली चढ़ा दीजिए वो राम हो रहीम हो। आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए। आखिरी पंक्तियां देकर के विदा चाहता हूं, गर्व के साथ मुझे विदा करना, पंक्तियां पढ़ता हूं कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए। उन्होंने कहा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आपने कहा मत गाओ, तब मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे एक बात याद आती है, कई लोग कहते हैं कि वीर रस का कवि तब तक वीर गति को प्राप्त नहीं होता जब तक वो 2-4 गालियां पाकिस्तान को ना दे ले। अमूमन जगह तो डॉक्टर साहब ये तक कहा गया कि वीर रस का कवि केवल वो है जो पाकिस्तान को गालियां देता है। मैं एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं। लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते या नहीं होते। मैं उसका जवाब देने की हिम्मत करता हूं कि अगर हम वास्तव में देशभक्त हुए होते तो आज नक्शे में ये पाकिस्तान नहीं हुआ होता। ये हमारा वो छाला है जो हमेशा रिश्ता रहता है, टीसता रहता है। हमारे अपनों ने, हमारे पुरखों ने कुछ गलतियां की थी, ये उसका परिणाम है साहब। वो उन दिनों मुशर्रफ थे, वहां के राष्ट्रपति। घटना याद आती है, सुनना। स्वागत है भैया, स्वागत। चीखते चिल्लाते हो, तुम्हें समर्पित करता हूँ। स्वागत भैया। मुशर्रफ थे वहां के राष्ट्रपति, तो हिंदुस्तान बुलाया गया, उनको आमंत्रण दिया गया, वो हिंदुस्तान आए। आपको मालूम होगा ताजमहल देखने गए थे, कई जगह वो देखने गए थे, हिंदुस्तान में भ्रमण उन्होंने किया था उस समय। तो वहां के एक सैनिक का फोन आया, बोले जनाब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तो मुशर्रफ ने कहा क्या हो गया। बोले जनाब हमारे यहाँ एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया है और वो 6 के 6 पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मुशर्रफ ने कहा तो बड़ी बात है भाई, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है, मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं। अच्छा, क्योंकि दौरा थोड़ा सा लंबा खिंच गया, तो जब वो दौरे के बाद दोबारा पाकिस्तान पहुंचे तो उनका मन हुआ कि जाकर के देखो उन पिल्लों को। वो जाकर के उन्होंने पिल्ले देखे तो वो 6 के 6 पिल्ले हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बड़ा गुस्सा आया मुशर्रफ को, बोले यार तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये तो सारे के सारे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब अगर आपको उस सैनिक की बात समझ में आ जाए तो मुझे माहौल देना कि आखिरी पंक्तियां आप लोगों के सामने पढ़ सकूं। उस सैनिक ने कहा जनाब आपको आने में 8 दिनों की देरी हो गई और इस देरी में इन पिल्लों की आंखें खुल गई। जब आदमी तो छोड़िए, कुत्ते पिल्ले असलियत जानते हो तो हमें काहे का गुरेज। ये आखिरी पंक्तियां देकर के विदा चाहता हूं, सुनना कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए। उस समय की बदतमीजियां आपके साथ गई, आज कोई बदतमीजी करके दिखाए तो हमारा शासन, हमारा प्रशासन किस तरीके से जवाब देना जानता है। सौरभ सुमन वो पंक्तियां पढ़ता है कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, भारती के लाल सारे मौन कैसे हो गए। ऐसी नीचता के जो भी लोग सूत्रधार हैं, माँ की छातियों के दूध के वो कर्जदार हैं। कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, बदतमीजियां नहीं जो तुमको सिखाता है, बदतमीजियां नहीं जो तुमको सिखाता है। अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा। पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा, पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा, पाक को भी मातरम। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक बार सभी मित्र मेरे साथ आ जाएं और हम सभी मिलकर के हिंदी साहित्य अकेडमी की तरफ से आप सभी को दोनों पर्वों की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। नेताजी की जयंती पर्व
एवं गणतंत्र दिवस, ये दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं। नेताजी की जयंती हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है। तो हम लोग आप लोगों को पराक्रम दिवस और गणतंत्र दिवस की हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।